बोलो बेटा, खड़े होके बोलो, क्या बात है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है, दूसरा फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। पहला केवल फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब वो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए भी दिया गया है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए वो स्पेसिफिक है। बैठो। लास्ट क्लास में हमने कहां तक बात कर ली थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दो तरह के मेथड्स की बात की थी हमने, एक कंडेंसेशन मेथड्स और एक डिस्पर्शन मेथड्स। डिस्पर्शन में तीन तरह के मेथड्स थे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रैडिक्स आर्क मेथड और एक पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट यूज में लिया जाता है, और उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है जिसमें कोई आयन ऐसा हो जो प्रेसिपिटेट के साथ कॉमन हो, तो वो प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से एक कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। इसके अलावा हमने देखा था, अच्छा यहीं पर हमने देखा था कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जिससे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेंगे, या सिर्फ प्रेसिपिटेट बनेगा, है। और इसके अलावा हमने कंडेंसेशन मेथड्स देखे थे। कंडेंसेशन मेथड में दो तरह के मेथड्स थे, केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में डबल डिकम्पोजिशन था, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस, है ना। रिडक्शन हमने गोल्ड का किया था, Au+3 SnCl2 से SnCl4 में और Au में कन्वर्ट हुआ था। FeCl2 का हाइड्रोलाइसिस हमने किया, और H2S का रिडक्शन हमने किया, और As2S3 का डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम लोग, है ना, डबल डिकम्पोजिशन है। चलो, ये हमने कुछ मेथड्स देखे थे। दूसरा फिजिकल मेथड्स में हमने बाय एक्सेसिव कूलिंग, है ना, किसी सॉल्वेंट में अगर वाटर को क्लोरोफॉर्म, अगर उसके बाद उसे एक्सेसिवली कूल किया जाए तो क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म है उसमें वाटर के कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। और दूसरा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट मिलाया जाए जिसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होने लगता है। सल्फर का अल्कोहल में ट्रू सॉल्यूशन बनाया था, और उसमें हम वाटर मिलाने लगे थे, तो वाटर में सल्फर डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए जैसे जैसे वाटर मिलाते जाएंगे डिसॉल्व्ड सल्फर वापस से एग्रीगेट होने लगेगा और एक कॉलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज, है ना। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन में सबसे पहले आता है डायलाइसिस। डायलाइसिस से अनजान तो नहीं है आप लोग। डायलाइसिस में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हुए बैग में क्या करते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाता है, और यहाँ पर क्या रखते हैं हम, डिस्पर्शन मीडियम, फ्रेशली डिस्पर्शन मीडियम, जो कि यहाँ से फ्लो कर रहा होता है इस तरीके से। ये डिस्पर्शन मीडियम हमने ले लिया, और इसमें क्या ले लिया हमने, कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इसको फिल्टर कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। प्योरिफिकेशन कर रहे हैं तो प्योरिफिकेशन में क्या किया जाता है, क्या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर दिया जाता है, या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अलावा कुछ है तो उसे अलग करते हैं। क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम तो रिक्वायर्ड है कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, दोनों को ही अलग अलग कर देंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इंप्योरिटीज जो होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज जो होती हैं उनको अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज मतलब आयंस, और आयंस जो है वो क्या करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, क्रिस्टलॉइड्स उनको कहा जाता है। आयन के पार्टिकल्स जो होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलॉइड्स। तो जब आप एक फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम को यहाँ फ्लो में रखेंगे कुछ देर तक इस सॉल्यूशन को इस तरीके से, तो जो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो यहाँ से रिमूव होने लगेगा और प्योरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसको फ्लो में रखना है ताकि ये इंप्योरिटीज को साथ में लेकर जा सके, अगर इसको फ्लो करते हुए नहीं रखेंगे तो वो वापस से अंदर डिफ्यूज हो सकती है इंप्योरिटीज, इसीलिए इसको फ्लोइंग रखा जाता है। समझ रहे हैं बात को। और दूसरी बात,
डायलाइसिस का प्रोसेस लंबे टाइम तक नहीं करना है। क्यों? डायलाइसिस का प्रोसेस लंबे टाइम तक नहीं करना है हमें, क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने मिलाया हुआ है इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो अगर लंबे टाइम तक डायलाइसिस करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो इसको स्टेबल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी वॉश आउट हो जाएगा और इस कॉलोइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एंड इट विल बी नो मोर अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस। तो एक टॉपिक अपना यही कवर हो गया, किसका? कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो उसमें एक मेथड कौन सा है? प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया जाए और उसका प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस किया जाए तो इट विल बी कोएगुलेट, इट विल कोएगुलेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो जो इंप्योरिटीज हैं वो कौन सी है हमारी? इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज हैं। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उन इंप्योरिटीज का बाहर निकलना और आसान हो जाएगा और फास्ट वो बाहर निकलेंगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जल्दी से डिफ्यूज आउट होंगे, या नेगेटिव लगाया तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जल्दी से डिफ्यूज आउट होंगे। तो डायलाइसिस के प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाया जाता है, जिससे ये प्रोसेस और फास्ट होगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलाइसिस। और क्या है इसके बाद में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं बेटा? ये बेसिकली कॉलोइडल पार्टिकल्स को अलग करने का तरीका है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मली जो फिल्टर पेपर होता है उसमें जो होल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। बड़े साइज के होते हैं तो क्या होगा? इनमें से कोलोइडल पार्टिकल्स आराम से बाहर निकल जाते हैं। मतलब आप इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो पूरा का पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन एज इट इज बाहर नीचे मिल जाएगा आपको। तो अब आपको इसे फिल्टर करना है। फिल्टर करना है तो आप चाहते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इसमें से पास थ्रू नहीं हो। तो हम क्या करते हैं? इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को एक कोलोइडियन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। कोलोइडियन सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। उसके बाद इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोकर रखा जाता है और फिर उसके बाद उसको सुखा लिया जाता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर को किस में डुबोएंगे? कोलोइडियन में। कोलोइडियन में डुबोने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में डुबो कर रखा जाएगा और फिर उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है। इस तरह से जो तैयार फिल्टर पेपर होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और उससे फिल्टर करना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। कोलोइडियन क्या होता है? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज इन ईथर, नाइट्रोसेल्युलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे तैयार किया जाता है? 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज एंड अल्कोहल एंड ईथर में इसको रखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड में रखेंगे, फिर बाहर निकाल के सुखा देंगे। ऐसा करने पर क्या हुआ? आपने इनके होल्स के साइज को सिंथेसाइज कर लिया है, छोटा हो गया है होल का साइज। अब कोलोइडल पार्टिकल इसमें से पास थ्रू नहीं हो सकते। अच्छा, अब जब ये फिल्टर पेपर तैयार हुआ है तो नॉर्मली हम जानते हैं बेटा लेबोरेटरी में आपने फिल्टर पेपर यूज में लिए होंगे, तो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। तो ये तो और स्लो हो जाएगा क्योंकि होल्स का साइज और छोटा हो गया। तो क्या किया जाता है? या तो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करें, और अगर इंटरनली अप्लाई कर रहे हैं तो सक्शन अप्लाई करें। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है। जैसे कंटेनर है या फिल्टर पेपर रखा है तो बाहर से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करें, अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो सक्शन अप्लाई करें, जिससे ये प्रोसेस क्या होने लगेगा? फास्ट। तो ये क्या है? मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। उसके बाद में क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तुम सारी पढ़ ली तुमने, देखो एक एक करके बताओ। पहले हेट्रोजीनियस नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज अनइवन होता है ना। पार्टिकल है तो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, लेकिन पार्टिकल्स का साइज अनइवन है, बराबर साइज के पार्टिकल नहीं है, छोटे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। और क्या है? विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी किससे होगी? माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, नेकेड आइज से इन्हें नहीं देखा जा सकता। इवन माइक्रोस्कोप से भी आप एक्चुअल पार्टिकल को नहीं देख पाते।
माइक्रोस्कोप से क्या होता है, जनरली जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन आपने लिया, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन हमने लिया, इस कॉलोइडल सॉल्यूशन पे आपने लाइट इंसिडेंट की, और यहां से जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे राइट एंगल से, तो आपको ब्राइट स्टार्स नजर आएंगे, चमकते हुए ब्राइट स्टार्स नजर आएंगे, जिगजैग मोशन करते हुए। एक्चुअल पार्टिकल दिखाई नहीं देता। अगर एक्चुअल पार्टिकल दिखाई देता तो उनके स्ट्रक्चर्स की, उनके शेप्स की भी हम बात कर सकते थे, बट कॉलोइडल पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं है, तो आप सिर्फ उनकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्चुअल कॉलोइडल पार्टिकल को नहीं देखा जा सकता। एक ब्राइट स्टार की फॉर्म में कोई पार्टिकल आपको नजर आता है जो जिगजैग मोशन कर रहा है, तो उससे स्कैटर होने वाली लाइट को हम देख सकते हैं ना। और क्या है, फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी तो पता है भाई, एसपीएम से फिल्टर हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होगा। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, लायोफिलिक में विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द सरफेस टेंशन ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। भाई एक तो प्योर आपने डिस्पर्शन मीडियम लिया, और उसमें डिस्पर्स्ड फेज मिलाने के बाद ही तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो पहले डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन में कॉलोइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी क्या हो गई, कम। डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन में कॉलोइडल सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन क्या हो गई, विस्कोसिटी क्या हो गई, ज्यादा। सरफेस टेंशन क्या हो गई, कम। नहीं समझ में आई बात? अरे पढ़ा था ना हमने, वाटर में जब हम गम मिलाएंगे तो वाटर के कंपैरिजन में गम मिले हुए सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा या कम, ज्यादा हो जाएगी। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, प्रीवियस सिचुएशन से। प्रीवियस सिचुएशन में कौन है, डिस्पर्शन मीडियम। तो वाटर के कंपैरिजन में गम और वाटर के कॉलोइडल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा, वाटर के कंपैरिजन में गम और वाटर मिले हुए कॉलोइडल सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम। लेकिन क्या लायोफोबिक में ऐसा होता है? लायोफोबिक में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, क्योंकि वहां कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और क्या है, कलर। पार्टिकल्स का जो कलर है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज में ली गई है, और दूसरी बात पार्टिकल का साइज क्या है। पार्टिकल का साइज अगर छोटा बड़ा होगा तो मिलने वाला कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरी बात, किस एंगल से पार्टिकल को देखा जा रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल से या ट्रांसमिटेड एंगल से, देखते हैं। जैसे मान लो ये आपने क्या किया हुआ है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं, और आपने यहां से कोई लाइट सोर्स लिया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, इसके ऊपर लाइट आप थ्रो कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है ये सॉल्यूशन में जाएगी। लाइट सॉल्यूशन में जाएगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स पे लाइट स्कैटर करेगी, इन पार्टिकल से लाइट टकराएगी। अब जब यहाँ आपने आई पीस रखा हुआ है, और यहां से आप इस पार्टिकल को देख रहे हैं जो इसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। और अगर आपने आई पीस यहां रखा हुआ है तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसमिटेड। तो यहां से देखने पर अलग कलर दिखाई देगा, यहां से देखने पर अलग कलर दिखाई देगा। तो कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो किस एंगल से देखा जा रहा है, पार्टिकल का साइज क्या है, और वेवलेंथ कौन सी यूज में ली गई है। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल्स के कलर। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये आप बताएंगे। कलिगेटिव प्रॉपर्टी बिना पढ़े उधर ध्यान नहीं देंगे, टीपना नहीं है। मान लो आपने 1 मोल सॉल्यूट लिया, उसको सॉल्वेंट में मिलाया, अब एक कंडीशन में तो बना ट्रू सॉल्यूशन, और एक कंडीशन में बना कॉलोइडल सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की कलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा है, कॉलोइडल है ना। कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे लॉजिक लगा लो थोड़ा सा। ये कोई बात है क्या, कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और आंसर में अगर ऑप्शन में कॉलोइडल है तो ऑब्वियसली कॉलोइडल। ये खड़े होके बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, बोल दो क्या बात है। अरे बोल दो तो क्या है, सही गलत क्या होगा, उसके अलावा तीसरी तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। खड़े हो।
क्यों आएगा? आप तो उनको छोड़ो, कलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करो केवल। वेपर प्रेशर में और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मत उलझो। कलीगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी लेस और मोर। ऑब्वियसली लेस होंगी। बैठो। कॉलोइडल पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज बड़ा है क्या? अरे आपको 1 मोल सब्सटेंस दे दिया जाए और कहा जाए इनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, 10⁻⁻10 मीटर या उससे भी छोटे साइज के टुकड़े करने हैं, और दूसरी बार कहा जाए बड़े टुकड़े करने हैं 10⁻⁻6 से 10⁻9 मीटर की रेंज के, ज्यादा कौन से पीसेस हो पाएंगे? छोटे वाले टुकड़े या बड़े वाले टुकड़े? छोटे वाले टुकड़े। नहीं समझे बात को? जो कलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज छोटा होता है, तो वही 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे मिलेंगे। कॉलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो उसी 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो कलीगेटिव प्रॉपर्टीज कम मिलेंगी कॉलोइडल सॉल्यूशन में, ज्यादा मिलेंगी ट्रू सॉल्यूशन में। कोई डाउट किसी को? है ना? चलो आगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में वही टिंडल इफेक्ट आपको बताया गया है। टिंडल इफेक्ट कौन शो कर सकता है? जहां डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है वो पार्टिकल के डायमीटर के अराउंड ही होनी चाहिए, उससे बहुत ज्यादा या उससे बहुत कम नहीं होनी चाहिए। काइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात हमने कर ली थी, दैट इज द जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ब्राउनियन मूवमेंट की बात की थी हमने। ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है? ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है ये समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। ड्यू टू अनइक्वल बॉम्बार्डमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात की थी हमने। एक तो बहुत छोटे टाइप के पार्टिकल्स हैं, ये किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलेगा। सॉलिड सॉल्यूशन में ब्राउनियन मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सॉलिड सॉल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। उनमें ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मोशन देखने को नहीं मिलता। किस में देखने को मिलता है? या तो लिक्विड सॉल्यूशन में या गैसियस सॉल्यूशन में। तो जैसे ये लिक्विड सॉल्यूशन लिया हमने, अब लिक्विड सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होंगे? लिक्विड होंगे क्या? ये सॉलिड हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स हमने लिए हुए हैं, तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? लिक्विड है। और लिक्विड में पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जीज होती है, वेलोसिटीज होगी, तो लिक्विड के पार्टिकल्स तो मोशन कर रहे होंगे। तो लिक्विड के पार्टिकल जब इन सॉलिड के पार्टिकल से टकराएंगे तो बताओ इनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हुआ क्या? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। अब कुछ पार्टिकल छोटे साइज के हैं, कुछ पार्टिकल्स बड़े साइज के हैं, तो जब छोटे पार्टिकल से टकराएंगे तो इम्पैक्ट अलग आएगा, बड़े पार्टिकल से टकराएंगे तो इम्पैक्ट अलग आएगा। तो ये एक रैंडम जिगजैग मोशन में पार्टिकल्स घूमते रहेंगे और उसी की वजह से ये ग्रेविटी को ओवरकम कर पाएंगे। अब अगर बहुत बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहे बेटा, वहां पर भी ब्राउनियन मूवमेंट तो होता ही होगा, बट हमें ऑब्जर्व नहीं होता। ऑब्जर्व किस में होता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन में। और अगर ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल हैं जैसे कि सस्पेंशन के पार्टिकल हैं, तो इतने बड़े पार्टिकल हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जब उनसे आके टकराएंगे तो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनमें कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हैवी पार्टिकल्स हैं और वो तो ग्रेविटी के इफेक्ट से सेटल डाउन होने जा रहे हैं। इसलिए कहाँ ऑब्जर्व होता है? वो केवल कॉलोइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है। और क्या है इसमें? चार्ज। चार्ज की बात की थी हमने। जैसे मान लो हमने क्या लिया है? AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट लिया था, और इसमें हमने क्या मिला दिया? AgNO3 मिला दिया। AgNO3 मिलाने पर इस प्रेसिपिटेट पे कौन एडजॉर्ब हो रहा था? Ag प्लस आयन एडजॉर्ब हो रहा था। तो मान लो ये क्या हुआ? Ag प्लस आयन इसकी सरफेस पर क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए। अब बताओ AgNO3 मिलाया था तो ये आयनाइज होके क्या देता है? Ag प्लस देता है और NO3 माइनस देता है।
तो बताओ ये NO3 माइनस तो सॉल्यूशन में रहेगा। अब ये मत कहना NO3 माइनस भी इससे जुड़ के वापस AgCl बना लेगा, इलेक्ट्रोलाइट है। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, जुड़ थोड़ी जाते हैं वापस से, फिर टूटे किस लिए हैं अगर वापस से जोड़ना है तो, आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। तो अब ये चार्ज, इनके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जो NO3 माइनस आयन है वो इनसे जुड़ते तो नहीं है, लेकिन वीकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, इस तरीके से इनके आसपास ही रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। तो बताओ दो तरह की लेयर्स हो गई क्या, एक तो पॉजिटिवली चार्ज लेयर और एक नेगेटिवली चार्ज लेयर। ये जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है इसको डिफ्यूज्ड लेयर या फिक्स्ड लेयर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है मोबाइल लेयर, जो कि वीकली अटैच्ड है। ये हम कह सकते हैं ये एडजॉर्ब्ड लेयर है, तो ये स्ट्रांगली अटैच्ड है, और बाहर वाली तो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है। तो इस तरह की जो डबल लेयर जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। इसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जीटा पोटेंशियल की, या हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर की, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देंगे। अब इसी में अगर मान लो हमने KI मिलाया होता तो भी डबल लेयर डेवलप होती, बट उस केस में अंदर वाली लेयर क्या होती, नेगेटिवली चार्ज, और बाहर वाली लेयर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या है, चार्जेस हैं। चार्जेस अराइज होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन हो सकता है आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया है उसकी वजह से चार्ज आ जाए, हो सकता है ये जो आयन एड्सॉर्ब हुए हैं उनकी वजह से चार्ज आ जाए। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्जेस होंगे ही होंगे, किस पे, लायोफिलिक पे या लायोफोबिक पे, लायोफोबिक पे। लायोफिलिक में चार्जेस या तो नेग्लिजिबल होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है बेटा, इट इज द मूवमेंट ऑफ colloidal particles या migration of colloidal particles in presence of electric field is called as electrophoresis. Migration of colloidal particles in the presence of electric field is called as electrophoresis. तो जैसे मान लो आपने ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और एक नेगेटिवली चार्ज ले लिया, और इसमें आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया है, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया है, और आपने दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दिया एक बैटरी से, और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन यहां भर दिया। अब बताओ, जब बैटरी ऑन कर देंगे हम लोग तो कोलॉइडल पार्टिकल्स लायोफोबिक लेंगे हम, क्योंकि लायोफोबिक में चार्जेस है। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में लायोफिलिक और लायोफोबिक में कि माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा, लायोफोबिक का। तो हमने लायोफोबिक भरा हुआ है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है। जब बैटरी चालू की गई तो फिर क्या दोनों इलेक्ट्रोड पे थोड़े थोड़े कोलॉइडल पार्टिकल्स जाएंगे, या किसी एक इलेक्ट्रोड पे सारे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, या कुछ नहीं होगा? किसी एक पर ही जाएंगे बेटा, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। या तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, या सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। अगर सारे कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, और अगर सब पे नेगेटिव चार्ज है तो सारे यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिटली चार्ज टर्मिनल पे अट्रैक्ट होंगे। अरे बोलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इनके कोएगुलेशन का एक मेथड भी हो गया? अगर आप कोलॉइडल पार्टिकल को, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग करना चाहते हैं, तो क्या उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया जाए? इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और उधर से हम ढक्कन खोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर देंगे। बोलो, तो electrophoresis is one of the property of colloidal solution, as well as it is the method of coagulation of colloidal solution। समझ में आ रही है क्या बात? और यहां से एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में आया
क्या ये तो समझ में आ गया क्या कि कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होंगे उन सभी कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज सेम होगा, या तो सारे के सारे पॉजिटिव या सारे के सारे नेगेटिव। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो कुछ नेगेटिवली चार्ज हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करके बल्की हो जाएंगे, और बल्की हो जाएंगे तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो क्या एक और तरीका पकड़ में आ गया क्या? एक और तरीका कोएगुलेशन का पकड़ में आ गया क्या? एक पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन और एक नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन, और दोनों को मिला देंगे। मिलाने पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन के पॉजिटिव पार्टिकल्स नेगेटिव के नेगेटिव पार्टिकल्स दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, गेट बल्कियर एंड विल गेट सेटल डाउन। तो म्यूचुअल कोएगुलेशन इसको कहा जाता है। जब दो अपोजिटली चार्ज सोल को या कॉलोइडल सॉल्यूशन को आप मिला देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल कोएगुलेशन। बात समझ में आई यहां तक? और क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को समझे बेटा? हमने क्या किया बेटा, इस तरह से एक चैम्बर लिया। इस चैम्बर में आपने यहां एक एसपीएम लगा दी, यहां भी एक एसपीएम लगा दी, यहां तक आपने क्या कर दिया, कॉलोइडल सॉल्यूशन भर दिया। दिस इज एसपीएम, एसपीएम। इधर हमने बंद कर दिया ताकि सॉल्यूशन बाहर नहीं निकले। इधर हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल जोड़ दिया। इधर हमने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल जोड़ दिया। इधर आपने भर दिया सॉल्वेंट इस लेवल तक, इस तरफ भी आपने भर दिया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्शन मीडियम। और यहां पर जो कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। इधर बोला हमने ए और इधर बोल दिया हमने बी। बैटरी चालू कर दी। अब बताओ कौन से कंटेनर में, ए में या बी में, लेवल राइज करेगा या डिप करेगा? ये मैं इनके चिन्ह लगा देता हूं। नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन में कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ ए में लेवल डिक्रीज करेगा और बी में इंक्रीज करेगा। देखो ध्यान से सुनना, और इतना जितना समझाया जा रहा है उतना ही लॉजिक दिमाग में बिठाना। ये बताओ पूरे सॉल्यूशन के चार्ज की बात करें तो पूरा सॉल्यूशन इट विल बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज? न्यूट्रल। सॉल्यूशन इन होल विल बी न्यूट्रल। चार्ज किस पे नेगेटिव है, कॉलोइडल पार्टिकल्स पे, तो मीडियम क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बोलो भाई लॉजिक है ये तो। अरे कोई पानी का ग्लास एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बना लिया तो क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है क्या उसमें? सॉल्यूशन विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर AgNO3 के सॉरी AgI के प्रेसिपिटेट में अगर आपने क्या मिलाया था, AgNO3, तो कौन एडजॉर्ब हुआ था, Ag+। उसकी वजह से कॉलोइडल सॉल्यूशन में कॉलोइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज आया, लेकिन NO3- तो सॉल्यूशन में ही है। बोलो, तो फिर कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। सॉल्यूशन विल बी नेगेटिवली चार्ज, मतलब सॉल्वेंट विल बी नेगेटिवली चार्ज और टोटल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बात पकड़ में आ गई क्या? बस तो फिर हो गया काम। ये बताओ अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल हैं, ये तो बाउंडेड हैं, जाल में फंसे हुए हैं, ना तो उधर जा सकते और ना ही इधर आ सकते। बोलो, अरे कॉलोइडल पार्टिकल्स पास हो सकते हैं क्या एसपीएम से? नहीं पास हो सकते। तो कौन मूव कर सकता है, किसका माइग्रेशन पॉसिबल है, सॉल्वेंट का माइग्रेशन पॉसिबल है। तो बताओ यहाँ कॉलोइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो फिर मीडियम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव
रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा, इसमें से कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से पॉजिटिव इधर जाने लगेगा, सॉल्वेंट इधर मूव करने लगेगा। बोलो भाई, सॉल्वेंट इधर मूव करने लगेगा तो इसका लेवल तो बढ़ेगा, और इधर सॉल्वेंट उधर मूव करने लगेगा तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्या कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए सॉल्वेंट कहाँ माइग्रेट करेगा, उस तरफ माइग्रेट करेगा। आराम से समझना, अपने पास टाइम है ना। तो इस तरफ से मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो ये ए लेवल डिप करेगा, बी लेवल राइज करेगा। फिर से समझें, पहले तो ये बताओ, ऑनलाइन वाले भी सुन लो बेटा, दोबारा की गुंजाइश नहीं। दिख रहा है बेटा, दिख गई क्या? दो तीन बच्चे दिख तो रहे हैं, अभी तुम ऊपर देख रही थी जब दिखे थे, हाँ दिला रहे हैं। मुझे दिख रहे हैं, देखो काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, ध्यान देंगे इधर। तो ये बताओ, कॉलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा क्या? क्या कॉलोइडल पार्टिकल ए चैम्बर में या बी चैम्बर में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकते। कॉलोइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या लिया है हमने, नेगेटिव। तो फिर मीडियम विल बी, एसपीएम से कौन आर पार हो सकता है, मीडियम या फेज? मीडियम हो सकता है। उधर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से ऑल दो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल, लेकिन मीडियम क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो वो इधर जा सकता है, एसपीएम से पास थ्रू हो सकता है। तो बताओ, ये मीडियम इस तरफ फ्लो करने लगेगा, मीडियम इस तरफ फ्लो करने लगेगा तो ये तो बढ़ेगा। अब मीडियम उस तरफ फ्लो कर जाएगा और पार्टिकल उतने के उतने ही हैं, तो बताओ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा क्या? अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इसकी कम, तो फिर सॉल्वेंट का माइग्रेशन कहां से कहां होगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में, तो ये लेवल डिक्रीज होगा, वो लेवल इंक्रीज होगा। और अगर यहीं पर ये कॉलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते, अगर यहीं पर ये कॉलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते तो क्या होता, तो फिर ए इंक्रीज करता, बी डिक्रीज करता। बना देते हैं यहाँ पे, सीधा बना दें। ये इधर ले लें, पॉजिटिव लिया इधर, इधर नेगेटिव, ये हमने जोड़ दिए तार, और इस तरफ अब की बार कॉलोइडल पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ये कॉलम ए है, ये बी है, तीनों को हमने सेम लेवल तक भरा हुआ है। अब बताओ कौन सा लेवल, दिमाग लगाओ। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, लेकिन मीडियम क्या है, नेगेटिव है, तो ये मीडियम इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये सॉल्वेंट इधर माइग्रेट करने लगा तो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड बनने लगेगा, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा, इस कंटेनर में। तो बी का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, ए का इंक्रीज होने लगेगा। कोई डाउट आ रहा है पूछ लेंगे यहीं पे, वो बना लेंगे, बना हुआ नहीं है इसका चित्र, है ना, मतलब फिगर बना लेंगे बेटा। बताओ, सिद्धि अग्रवाल का कहना है, इन फर्स्ट लेक्चर वी लर्न दैट एसपीएम से कोलॉइड पास करते हैं। आप सब लोग गवाह हैं, क्या ऐसा हुआ था, एसपीएम से फिल्टर करते हैं उनको, एसपीएम से उनका फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। और वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वो पास नहीं करते, इसलिए फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। तो फिल्ट्रेशन और पास होना दो अलग अलग चीजें हैं, और बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कॉमन सेंस वाली बात है।
और एक और बार की फरमाइश आई है, फटाफट से लिख लें। बना लिए क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं या मीडियम है उसका चार्ज सोल पार्टिकल्स के चार्ज से अपोजिट होगा। जैसे ये जो सॉल्वेंट, ये पार्टिकल, ये कौन सा चार्ज है? किसका? कॉलोइडल पार्टिकल्स का। चार्ज किस पे देखते हैं हम? कॉलोइडल पार्टिकल्स पे देखते हैं। ओवरऑल इन ऑल सॉल्यूशन तो क्या होता है? न्यूट्रल। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स जो उसमें घूम रहे हैं उन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो फिर मीडियम पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिकम्स जीरो। जैसे ये एग्जांपल लिया था मैंने समझाने के लिए, AgNO3 और Ki के बराबर बराबर मोल मिलाए, उससे क्या बन गया? पूरा का पूरा AgI। न्यूट्रल है। अब AgNO3 मिलाएंगे तो भी टोटल तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज मिला रहे उतना नेगेटिव मिला रहे। बट इसका क्या हुआ है? सिर्फ एक सेपरेशन हुआ है। कैसे? ये Ag प्लस इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया, तो इसको क्या बना दिया? पॉजिटिवली चार्ज। और जो NO3 माइनस है वो किस में है? डिस्पर्शन मीडियम में। तो कॉलोइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। डिस्पर्शन मीडियम में चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। टोटल चार्ज क्या रहेगा? जीरो। तो इन ऑल सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल। चार्ज किस पे देखते हैं? कॉलोइडल पार्टिकल्स पे। समझ में आ गई इतनी बात? फिर से आएंगे बेटा इधर, दोनों बातें समझेंगे, है ना? मजेदार चीज है। वंस मोर वाली बात है ये तो, है ना? क्या बात कर रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रो डायलाइसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसमें आपने इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया और इसको जाल में बंद कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। और इसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज हमने क्या लेट कर लिया अपनी तरफ से? नेगेटिव चार्ज लेट कर लिया। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज नेगेटिव है तो मीडियम विल बी पॉजिटिवली चार्ज। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आर पार नहीं हो सकते। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज से जो मीडियम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, वो बताओ रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो मीडियम के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, मीडियम तो इससे आर पार हो सकता है। तो बताओ सॉल्वेंट का माइग्रेशन किस चैम्बर में होने लगेगा? बी चैम्बर में। बी चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। अच्छा, अब जो सॉल्वेंट उधर चला गया उसकी वजह से क्या हुआ? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी। क्या? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होने लगेगा। ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में। तो ये पार्टिकल सॉल्वेंट के कहा मूव करने लगेंगे? बीच वाले चैम्बर में। तो ए डिक्रीज होने लगेगा, बी इंक्रीज होने लगेगा। और इसका रिवर्स किस में होगा? जब कॉलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, है ना? और क्या है आगे? कोएगुलेशन पे आ गए बेटा, है ना? सबसे मजेदार चीज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। मतलब जो स्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन है, अब आप चाहते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग कर लिया जाए। इसमें सबसे पहला क्या है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना? दूसरा कौन सा है? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताओ क्या समझने की जरूरत है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे कोएगुलेशन होगा? जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी एक इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे और बाकी का डिस्पर्शन मीडियम पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, और आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? बाय मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज सोल्स। बताओ, है ना? एक पे पॉजिटिव चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स, एक पे नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स, दोनों को मिला देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड और विल गेट बल्कियर एंड विल गेट सेटल डाउन, है ना? और क्या है? बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से क्या होगा? देखो, हमने देखा था पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड में जो कॉलोइडल पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो इस तरह से घूम रहे हैं, संरक्षण में घूम रहे हैं। किसके? Ag प्लस। क्योंकि जब तक इनके साथ Ag प्लस जुड़ा हुआ है
तब तक ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, कोएगुलेट नहीं होंगे। अब अगर आप बॉइलिंग करना शुरू कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, बॉइलिंग शुरू कर दें, काइनेटिक एनर्जीज बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जीज बढ़ा दें, बॉइलिंग शुरू कर दें, तो बताओ पार्टिकल्स पहले भी टकरा रहे थे, टकराते हैं ना पार्टिकल्स, तो अब भी टकराएंगे, लेकिन अब तेजी से टकराएंगे, और जब तेजी से टकराएंगे देन दे विल लूज देयर चार्जेस। जो एड्सॉर्ब्ड Ag प्लस है वो सरफेस से क्या होने लगता है, रिमूव होने लगता है। तो जब आप बॉइलिंग करते हैं तो बॉइलिंग पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने चार्जेस लूज कर देते हैं, जो एड्सॉर्ब आयन है उनकी सरफेस पे उनका डीसॉर्प्शन होने लगता है। और बताओ अगर इनका Ag प्लस छूटा तो इनकी फ्लाइट खत्म, सबको लैंड करना पड़ेगा, काम खत्म हो गया। तो बॉइलिंग करने से दे विल लूज देयर चार्जेस एंड दे विल कोएगुलेट, है ना, या प्रेसिपिटेट। और क्या है, बाय रिपीटेड डायलाइसिस। कर लिए अपन ने बात, रिपीटेड डायलाइसिस मतलब लॉन्ग टाइम तक जब आप डायलाइसिस करते रहेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी वॉश आउट होके बाहर निकल जाएगा एंड इट विल कोएगुलेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इसमें दिया है फर्स्ट, सबसे पहले वाला, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इवन न्यूमेरिकल भी बनता है इसके ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से क्या होगा, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने लिया हुआ है कोई पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन, उसमें कोई बेटा कोई पिन कोड वगैरह या कोई सिक्योरिटी कोड थोड़ी लगता है पंखा चालू करने में, आप जाके बोल देंगे तो भी चालू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से, है ना। ये क्या करा तुमने, है माहौल बना रही हो छुट्टी का सा, कौन बोला, कौन बोला गेट खोलने, इसको ऐसे बोलो कि तुम बैग लेके घर जाओ, बोल दो, चली जाती है क्या, देखो अलग ही मतलब, पंखा चला दो उधर, गेट खोल दिया उसने, है बढ़िया बात है, ऐसे पढ़ लेंगे मारेंगे। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे आपने पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है और आप इसको कोएगुलेट करना चाहते हैं, तो बेटा कोएगुलेट करने के लिए मान लो आप एक तो मिलाते हैं NaCl, है ना, NaCl मिलाया हमने, और आप एक यहां पर मिला सकते हैं MgCO3 मिला सकते हैं, है ना, और इस पे हम मिला सकते हैं K3PO4। मान लो ये तीन चीजें हैं, अलग अलग करके मिलाई, तीन लोग हमने लिए, तीनों को आइडेंटिकल सॉल्यूशन दे दिया इस तरीके का, और एक को NaCl दिया, एक को MgCO3 दिया, और एक को K3PO4 दिया। बताओ NaCl कौन सा आयन प्रोवाइड करेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये कौन सा आयन देगा, Mg+2 और CO3-2। ये कौन सा आयन देगा, K प्लस और PO4-3 आयन देगा, देगा। अब बताओ ये सॉल्यूशन पे कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन डालता हूं, अगर मैं बिहेवियर देखता हूं इसमें Na प्लस का, तो Na प्लस तो मीनिंगलेस है इसमें, क्यों, क्योंकि Na प्लस भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, जिगजैग मोशन पहले से ही चल रहा है, और पॉजिटिव चार्ज मिला देंगे और जिगजैग मोशन चलता रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, कोएगुलेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही Cl माइनस वहां जाएगा खलबली मच जाएगी सॉल्यूशन में। कैसे, Cl माइनस जाएगा, नेगेटिवली चार्ज है, वो कह देगा चलो आ जाओ पॉजिटिव चार्ज वाले कौन कौन है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। Cl माइनस से भी ऐसा होगा क्या, Mg+2 से ऐसा होगा, CO3-2 से होगा, और ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज कितना है उस पे, -2 है। और अगर K3PO4 ले लें तो और ज्यादा होगा। तो बताओ सेम सॉल्यूशन है,
किसका सबसे कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा कोएगुलेट करने के लिए? समझ में आ गई क्या? बहुत सी ऑब्वियस चीज है, बहुत ज्यादा है। क्या है कि जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ग्रैब करने की, फटाफट से पार्टिकल बल्कि होगा और बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से कैसे काम हो रहा है। अब अगर मान लो यही सॉल्यूशन जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, सॉल्यूशन क्या ले लिया हमने? नेगेटिवली चार्ज ले लिया। नेगेटिवली चार्ज ले लिया तो एक बार आपने लिया NaCl, एक बार आपने लिया MgCl2 और एक बार आपने लिया AlCl3। ये कौन कौन से आयन देगा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ये कौन सा आयन देगा? Mg+2 देगा और 2Cl माइनस देगा। Al+3 और 3Cl माइनस। बताओ सबसे कम अमाउंट किसका रिक्वायर्ड होगा? तो इसका मतलब उधर अगर आपसे पूछा जाए कोएगुलेशन वैल्यू के बारे में, ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेशन लिखी हुई लिखने की जरूरत नहीं है। कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू किसे कहा जाता है कि 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर्स में, 2 आवर्स मतलब लो जितना टाइम तुम्हें लेना है घुलने के लिए, 2 आवर्स लगाना या नहीं लगाना जरूरी नहीं है, पर लगा दिया जाए तो अच्छी बात है कि 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर्स में कोएगुलेट करने के लिए, सिर्फ जस्ट कोएगुलेट करने के लिए, ज्यादा अमाउंट नहीं मिलाना है, सिर्फ सफिशिएंट अमाउंट मिलाना है जो सिर्फ इसको क्या कर दे? कोएगुलेट कर दे। तो उसके लिए क्या मिलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो सुनना ध्यान से, द मिनिमम नंबर ऑफ मिलीमोल्स of the electrolyte which are mixed in 1 liter of colloidal solution to just coagulate it in 2 hours is called as coagulation value of that electrolyte। किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की होती है, सॉल्यूशन की नहीं होती, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग अमाउंट में लाना पड़ेगा, तो उनकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो कोएगुलेशन वैल्यू बेसिकली है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसमें? मिलीमोल्स में। समझ में आ गई बात? इतना ही ध्यान रखना, काम हो जाएगा। अपन वैल्यू निकालते रहते हैं सर, इसकी वैल्यू क्या? अरे वैल्यू नहीं है, कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसमें? मिलीमोल्स में। और कौन सा अमाउंट? जो 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 आवर्स में कंप्लीटली कोएगुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो बताओ फ्लोकुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी? सबसे ज्यादा फ्लोकुलेशन वैल्यू किसकी? NaCl की। सबसे ज्यादा फ्लोकुलेशन वैल्यू या सबसे ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू किसकी? सबसे ज्यादा मिलाना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा मिलीमोल किसके रिक्वायर्ड होंगे? NaCl के। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू NaCl की। सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर K3PO4 की। समझे क्या? तो दो चीजें होती हैं, कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन पावर। तो कोएगुलेशन वैल्यू, इसको CV भी बोलते हैं, और इसी को फ्लोक्यूलेशन वैल्यू भी कहा जाता है। FV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर। कोई डाउट है किसी तरह का तो पूछ लेंगे। जितना ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा कोएगुलेशन वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, कोएगुलेशन पावर उतनी ही कम होगी। और ऐसा, इसके लिए एक नाम याद रख लेंगे बेटा, हार्डी शुल्ज रूल। तो ये बात जो आपने समझ ली ऑब्वियस करके, वो हार्डी शुल्ज ने रूल बना के दिया बेटा। बताओ कैसी बात की उन्होंने? उन्होंने कहा कि कोएगुलेटिंग आयन पर, कोएगुलेटिंग आयन जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल है, तो इसका कोएगुलेटिंग आयन क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं तो इसका कोएगुलेटिंग आयन कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कोएगुलेटिंग आयन है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल के लिए आयन देखेंगे तो कौन सा दिखेंगे? एनायन।
तो एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, उसकी कोएगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होगी। समझ गए? ठीक है। हाँ, मीडियम को केवल और केवल इलेक्ट्रोडायलाइसिस तक सीमित कर दो, परेशान हो जाओगी बेटा आगे, है ना। मीडियम के चार्ज की बात केवल इलेक्ट्रोडायलाइसिस में करेंगे, अदरवाइज हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स के चार्ज की बात करनी है। यहां पर किसे कोएगुलेट करना है, पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल पार्टिकल्स को। इसके लिए कौन से आयन को देखा जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन को देखा जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोएगुलेशन पावर होगी, अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज रूल। और ये हम जान भी गए हैं, है ना। तो क्लियर हुआ ये। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएगुलेशन वैल्यू? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन millimoles which is required to just coagulate 1 liter of colloidal solution in 2 hours। तो आपको अगर बोल दिया जाए, जैसे मान लो, ये तो हटा देना, जैसे आपसे बोला गया कि, अरे रुको, तो क्या बोला गया बता रहे हैं। आपसे बोला गया कि 200 ml गोल्ड सोल है और इसको कोएगुलेट करने के लिए 0.01 मोल NaCl रिक्वायर्ड है। व्हाट इज द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 200 ml गोल्ड सोल है, इसको कोएगुलेट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है NaCl? 0.01 मोल रिक्वायर्ड है। तुक्के मत लगाओ बेटा, मेरे को आंसर दो और सही आंसर दो। ये पलटने वाले आंसर नहीं कि जब सर बोले तब कहते हैं हाँ हाँ यही वाला, ऐसे नहीं। 50 इज द राइट आंसर। उसकी तो बात मान ली बेटा, मेरी भी मान लो बात, बंद कर दो उसको। खड़े होके जाओ, तुम उधर जगह है ना तुम्हारा, इधर से निकलो, बीच में थोड़ी बैठे हुए हो कहीं पे। देखो इधर, 200 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 0.01 मोल रिक्वायर्ड है। 1 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 0.01 डिवाइडेड बाय 200। और हमें कितना कोएगुलेट करना होता है? 1000 ml। किसके लिए डिफाइंड है? 1 लीटर के लिए डिफाइंड है। तो 1000 ml के लिए कितना होगा? 0.01 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब 0.05 मोल, मतलब 0.05 इंटू 10⁻³ मिली मोल, मतलब कितना हो जाएगा? 50 millimole will be required for the coagulation of 1 liter of the soul। इसका मतलब coagulation वैल्यू कितनी हो गई? 50। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो हो सकता है इसको बोल दे कि 0.585 ग्राम NaCl इज यूज्ड। मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद मिली मोल निकाल लेंगे, ठीक है ना, घबराएंगे नहीं। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्टली कि सर आंसर आ गया 58.5, है ना, मास होगा वो, हमें आंसर किस में चाहिए होगा? मिली मोल में रिक्वायर्ड होगा, डायरेक्टली मास काम में नहीं लेंगे। चलो ये तो क्या हो गया, कोएगुलेशन 5 तरीके हो गए। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, म्यूचुअल कोएगुलेशन और प्रोलॉन्ग्ड डायलाइसिस, और एक बॉइलिंग। ये तो किन के लिए था? जनरली लायोफोबिक के लिए। लायोफिलिक के लिए क्या करते हैं? लायोफिलिक में सिंपली आप क्या कर दें? इंटरेक्शन खत्म कर दें, इंटरेक्शन खत्म कर दें। इंटरेक्शन खत्म कैसे करें? जनरली लायोफिलिक किसके साथ बनते हैं? वाटर के साथ। टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, वैसे भी हो सकता है, पर बहुत आसान तरीका क्या होता है, अगर उनमें चार्जेस हैं जो कि बहुत थोड़े से चार्जेस होते हैं, तो क्या किया जा सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, क्योंकि चार्ज बहुत कम है तो कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारा चाहिए होगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। या इंटरेक्शन कैसे खत्म करें?
इंटरेक्शन किस किस में होगा? मोस्टली कौन से बनते हैं? वाटर में। तो वाटर में क्या होता है इनका? हाइड्रेशन होता है। तो अगर आप उसमें अल्कोहल मिला दें तो अल्कोहल क्या करेगा? डिहाइड्रेट कर देता है। अल्कोहल क्या करता है? उनके इंटरेक्शंस को खत्म कर देता है। तो अगर आप किसी लायोफिलिक कॉलॉइड में अल्कोहल मिला देते हैं तो अल्कोहल क्या करेगा? उनको डिहाइड्रेट कर देगा। डिहाइड्रेट करने का मतलब वाटर से अलग कर देगा। वाटर से अलग कर देगा मतलब उनका इंटरेक्शन क्या हो गया है? खत्म। तो उनका क्या होने लगेगा? कोएगुलेशन होने लगेगा। तो अल्कोहल मिलाकर डिहाइड्रेट करके उनका सॉल्वेशन खत्म कर देंगे, इंटरेक्शन खत्म कर देंगे और वो कोएगुलेट हो जाएंगे, है ना? तो ये कुछ मेथड्स हैं किसके? कोएगुलेशन के। अरे चार्ज बहुत कम है तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मिलाना पड़ेगा ना। अगर मान लो चार्ज बहुत बड़ा है, इस पे चार्जेस हैं, सफिशिएंट चार्जेस हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर चार्जेस बहुत कम है, पार्शियल चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज्यादा मिलाना पड़ेगा, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पे ये जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इजीली अट्रैक्ट होंगे और कोएगुलेशन होगा। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक। अब बात आती है प्रोटेक्शन की, है ना? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ये पढ़ लेना बेटे, सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन रहती है गोल्ड नंबर की। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, किससे बचाव करना है प्रोटेक्शन कोलॉइड्स का? कोएगुलेशन से। लेकिन ये तो एक स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं हम लोग। भाई हमने स्टेबलाइजिंग एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर मिला दिया और एक स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार कर दिया। ये तमाशे ही कम नहीं होते तुम लोगों के। मोटी मोटी जर्सियां पहन के बैठ जाया करो और फिर की सर पंखा चला दो। देखो इधर, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ध्यान देंगे इधर, इसमें हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में मान लो कोई भी चार्ज है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आपने लिए हुए हैं। जनरली ये कौन सा लिया जाता है? गोल्ड सोल लिया जाता है। गोल्ड सोल लिया जाता है। इसका कितना ml के लिए डिफाइंड है? 10 ml के लिए। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है गोल्ड का, 10 ml, एक स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब बताओ कौन सा बचाव, कौन सा प्रोटेक्शन? स्टेबल है, रखे रहने दो, साल 1.5 साल 2 साल कुछ नहीं हो रहा इसको। प्रोटेक्शन किस चीज से? हम ये जांचना चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कभी हमला हो तो क्या हम सक्षम हैं लड़ने के लिए। दैट इज द प्रोटेक्शन पावर। ये गोल्ड का सोल जब पड़ा हुआ है, इसको किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर इसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl मिलाया जाए, तो हमें पता है कि अभी ये स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन है और NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें कैटायन भी है और एनायन भी है। चार्ज आ गया सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से क्या होता है? कोएगुलेशन होता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक स्टेबल कोलॉइडल गोल्ड सोल के 10 ml में 1 ml 10% NaCl मिला दें तो बेटा बिना तैयारी के लड़ाई लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बताओ कोएगुलेट हो जाएगा क्या? अरे बोलो, इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं इसके अंदर, कोएगुलेशन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इनके प्रोटेक्शन के लिए इधर से आर्मी बुलाते हैं कि भाई लड़ाई तो होने वाली है, ये तो मिलाएंगे हम इसमें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको मिलाया भी जाए और कोएगुलेशन भी नहीं हो। मतलब हमें सिर्फ इतनी सेना चाहिए कि इनसे लड़ पाए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। तो हमने क्या किया, यहाँ से आर्मी बुलाई और आर्मी में पता लगा कि ये तो कौन है, लायोफिलिक ही आ गए ये तो। इन्होंने बोला ये कौन सा है, लायोफोबिक है क्या? और इन्होंने बोला भाई हमें जरूरत है सैनिकों की। कौन लोग आए? लायोफिलिक। भाई 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 हैं ये लोग तो, ये लायोफोबिक वो लायोफिलिक। तो लायोफिलिक जो है,
लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के काम आएंगे, किसके? लायोफोबिक के। और लायोफिलिक कॉलॉइड्स को ही रिवर्सिबल कॉलॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको इजीली रिवर्स किया जा सकता है, पढ़ा था हमने। लायोफिलिक कॉलॉइड का सफिशिएंट अमाउंट हम मिलाएंगे। सफिशिएंट अमाउंट मतलब सिर्फ इतना अमाउंट जो, अच्छा ये क्या करते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड जब मिलाएंगे, तो बताओ ये सॉल्वेंट लविंग है क्या? तो जब आप इसको मिलाएंगे और ये गोल्ड सोल है, मतलब वाटर में गोल्ड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो जब आप लायोफिलिक कॉलॉइड मिलाते हैं तो ये लायोफोबिक के अराउंड क्या करते हैं, इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ कंपेटेबल हैं, तो वाटर में घुल जाते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेंगे, तो इनके अराउंड क्या करते हैं, ये एक लेयर बना लेते हैं, इस तरीके से छुपा देते हैं, इनको गार्ड करने लगते हैं इस तरीके से, है ना। तो लायोफिलिक colloids आर also called as protective colloids. They surround the lyophobic colloidal particles. अब क्या होगा जब NaCl मिलाया जाएगा, तो NaCl मिलाया जाएगा तो ये पार्टिकल्स हैं, इनको किसने सराउंड कर लिया है? लायोफिलिक ने। इनके चार्जेस हैं, उनके ऊपर इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना ज्यादा अमाउंट मिलाया जाएगा उतना थिक लेयर बनेगी, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। तो अब ध्यान से सुने, व्हाट इज गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर इज द मास और इन मिलीग्राम। पहले कोएगुलेशन वैल्यू क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर इज मास ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड इन milligrams, which is just required to protect coagulation of 10 ml of standard gold sol from 1 ml of 10% NaCl। पढ़ो डेफिनेशन को। गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द मास ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड रिक्वायर्ड, किसमें? मिलीग्राम में। किस लिए? 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन किस चीज से? कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन किससे? 1 ml ऑफ 10% NaCl से। दैट विल बी कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। किसके लिए होता है? गोल्ड सोल का या लायोफिलिक कॉलॉइड का? लायोफिलिक कॉलॉइड का। समझे? अब अगर मान लो जो लायोफिलिक कॉलॉइड लिया है, वो जो सैनिक हैं वो लोग हट्टे कट्टे हैं, तो कम सैनिक चाहिए होंगे कि ज्यादा? कम चाहिए होंगे। और बिल्कुल मरियल्स हैं, ज्यादा चाहिए होंगे। तो अगर लायोफिलिक कॉलॉइड जो लिया है, अगर उसकी प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है, तो गोल्ड नंबर की वैल्यू कम आएगी। नहीं समझे बात को? और अगर प्रोटेक्शन पावर कम है तो ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ज्यादा मिलीग्राम चाहिए होंगे, मतलब गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा। तो क्या ये कहा जा सकता है प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्शन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। अच्छा ये अगर मान लो इसके लिए रिक्वायर्ड है 0.075 ग्राम ऑफ स्टार्च, मान लो इस सॉल्यूशन को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 0.075 ग्राम स्टार्च रिक्वायर्ड है। तो गोल्ड नंबर क्या हुआ स्टार्च का? सिर्फ आंसर दें, फालतू सवाल नहीं करें। पढ़ा चुका हूं मैं, समझा चुका हूं, डेफिनेशन लिख चुका हूं। 75। 75 पक्की बात है। तो 75 विल बी द गोल्ड नंबर। अब अगर मान लो 100 ml होता है ये, अगर ये समझना, ये तो लिख दिया अपन ने, गोल्ड नंबर कितना आ गया इस पर्टिकुलर केस में? गोल्ड नंबर कितना आ गया? 75। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये 100 ml होता तो फिर ज्यादा चाहिए होगा हमको,
प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा 10 टाइम्स। तो उस केस में गोल्ड नंबर, नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। गोल्ड नंबर तो 75 ही रहेगा। अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.07, या फिर हम कह सकते हैं 0.75 ग्राम रिक्वायर्ड होगा, है ना। या मैं सवाल दोबारा से करता हूं, 100 ml गोल्ड सोल है और इसको 1 ml 10% NaCl से बचाना है, प्रोटेक्शन के मतलब इसको बचा रहे हैं, और इसके लिए हम कितना मिला रहे हैं, 0.30 ग्राम मिलाया जा रहा है। किसका मिला रहे हैं हम, जिलेटिन का, है ना। तो बताओ गोल्ड नंबर क्या होगा, ये कितना है, 100 ml। और गोल्ड नंबर किसके लिए डिफाइंड है, 10 ml के लिए। तो 100 ml में इतना मिलाना पड़ रहा है, तो 10 ml में कितना मिलाना पड़ेगा, इसका 1/10 मिलाना पड़ेगा क्या। तो फिर फॉर 10 ml कितना मिलाएंगे, 0.03 ग्राम मिलाएंगे क्या। तो फिर बताओ गोल्ड नंबर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि इसको मिलीग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 मिलीग्राम। समझ में आ गई बात। और क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगी। फिलहाल डेफिनेशन पार्ट में किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो पूछें, फिर से सुनेंगे बेटा, मजेदार चीज है, वंस मोर ऐसे ही मेरी तरफ से, है ना। गोल्ड नंबर किसे कहा जाता है, आप लायोफोबिक कॉलॉइड आपने लिया, गोल्ड सोल आपने लिया, 10 ml लिया है, स्टेबल है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। गोल्ड सोल हमने लिया है 10 ml, स्टेबल है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। अब इसका प्रोटेक्शन हमें करना है, बचाव करना है, किस चीज से बचाव, अभी कोई लड़ाई तो हो नहीं रही, बचाव किससे करना है, हम अपनी सुरक्षा खुद जानना चाहते हैं कि अगर इसमें 1 ml 10%, हमें पता है भाई हमारे ऊपर मैक्सिमम खतरा कितना है, 1 ml 10% NaCl हमारे अंदर मिलाया जा सकता है, बस उससे हमें बचाव करना है। तो अगर हमने बिना किसी तैयारी के 1 ml 10% NaCl डाल दिया तो क्या होगा, कोएगुलेट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कोएगुलेट नहीं होना, तो उसके लिए पहले से तैयारी करेंगे। पहले से तैयारी करेंगे तो क्या करेंगे, लायोफिलिक कॉलॉइड को काम में लिया जाता है। लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। लायोफिलिक कॉलॉइड काम में लिए गए। लायोफिलिक कॉलॉइड्स क्या करते हैं, इसके अराउंड लेयर बना लेते हैं। तो लायोफिलिक कॉलॉइड का जितना मास मिलीग्राम में रिक्वायर्ड होता है 10 ml को 1 ml ऑफ 10% NaCl से बचाने के लिए, दैट मास इन मिलीग्राम इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर ऑफ दैट लायोफिलिक कॉलॉइड। सॉल्यूशन का नहीं है गोल्ड नंबर, किसका है, लायोफिलिक कॉलॉइड का है। जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा, इसका मतलब सेम सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा मास रिक्वायर्ड है, ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है, मतलब उसकी प्रोटेक्टिव पावर क्या है, कम है। इसीलिए प्रोटेक्शन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। समझ में आ गई बात, कर सकते हैं चीजें अब, है ना। आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। तो जो चिमनीज होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल चिमनीज लगाई जाती हैं फैक्ट्रीज में से, जो धुआं निकलता है, धुआं क्या है, बेसिकली कॉलोइडल सॉल्यूशन है। एयर में, गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं। किस तरह का कॉलोइडल सॉल्यूशन हो गया, अगर गैस में सॉलिड है तो, लायोफिलिक या लायोफोबिक, लायोफोबिक। बता उनके ऊपर चार्जेस होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो क्या करते हैं बेटा, जो चिमनी होती है उसके बाहर जहां पर उसका एग्जिट एंड होता है, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल्स लगा दिए जाते हैं, है ना। इस तरीके से ये जो चिमनी का आउटलेट है, तो यहाँ पर लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल्स लगा दिए गए, और इस तरीके से इसको बाहर रिमूव हो जाएगी रिमेनिंग एयर। क्या होगा, कॉलोइडल पार्टिकल्स कंटेन करती हुई स्मोक जब यहां तक पहुंचेगी, तो पॉजिटिवली कॉलोइडल पार्टिकल्स होंगे तो इधर, नेगेटिव होंगे तो इधर, पॉजिटिव होंगे तो इस तरफ, और जो एयर है, नॉर्मल एयर है, वो बाहर की ओर निकल जाएगी। तो एनवायरनमेंट में आप स्मोक को या कॉलोइडल पार्टिकल्स को या पॉल्यूशन को ले जाने से रोक देंगे। ये पार्टिकल्स कहाँ इकट्ठे होते चले जाएंगे, इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, और इनको बाद में क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। तो ये, हाँ, फिर हम कह सकते हैं पॉल्यूशन कम कंट्रोल करने के काम में आएंगे। और प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी में फिट करी होती है ना बेटा,
एलम वो लटका देते हैं, उसकी वजह से कोएगुलेशन होने लगता है, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन हो जाता है। मेडिसिन में कई सारे कफ सिरप्स जो होते हैं उनमें जो मेडिसिन है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में होते हैं, क्योंकि उनका एड्सॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। और जो टैबलेट्स हैं वो भी पोरस बनाई जाती हैं, तो जब आप उनको खाते हैं तो इजीली सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, इजीली एड्सॉर्ब हो जाती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। तो कॉलोइडल रेंज में कई सारे कफ सिरप्स और मेडिसिन बनाई जाती हैं। टेनिन, टेनिंग, टेनिंग क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ लेदर। लेदर जो होता है, एनिमल हाइड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, एनिमल हाइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आप क्या करते हैं, एनिमल हाइड्स को एक ऐसे बेड से गुजारा जाता है जो ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन से गुजारेंगे जो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एनिमल हाइड्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। क्या होने लगेगा, म्यूचुअल कोएगुलेशन होने लगेगा। म्यूचुअल कोएगुलेशन होगा तो लेदर क्या होने लगता है, हार्ड होने लगता है, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो भी उसकी सरफेस पे स्टिक करने लगेंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हार्डनिंग ऑफ द लेदर। ठीक है ना। और क्या है, क्लीनिंग एक्शन जो है ऑलरेडी बात कर ली हमने, है ना? उसके बाद में आता है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस जो है बेटा वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस में हम क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products are same। सभी की फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, सेम। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, फिजिकल स्टेट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सेम फिजिकल स्टेट्स क्या सॉलिड फेज में हो सकते हैं, सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स सॉलिड फेज में, रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी। होमोजीनियस रिएक्शंस कौन सी हो सकती हैं, या तो गैसियस या फिर लिक्विड, सॉलिड फेज में नहीं हो सकती। हेट्रोजीनियस में क्या क्या हो सकता है, गैस के साथ लिक्विड हो सकता है, लिक्विड के साथ सॉलिड हो सकता है, गैस के साथ सॉलिड हो सकता है। लेकिन होमोजीनियस में केवल क्या होंगी, या तो होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शंस या होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शंस। तो ये दोनों अलग अलग हैं, समझ में आ रही है बात। होमोजीनियस सॉलिड फेज रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो। होमोजीनियस सॉलिड फेज रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह के कैटालाइसिस भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें कैटालाइसिस में सबसे पहले आता है बेटा एक पॉजिटिव कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटालाइसिस। पॉजिटिव कैटालाइसिस या पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। और ये डिटेल में पढ़ रखा है तुम लोगों ने, अपनी शक्तियों को याद करेंगे बेटा। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन को एक लो एनर्जी वाले पाथ से कंप्लीट करवाते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। क्या कैटलिस्ट रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में नजर आते हैं, नहीं। कैटलिस्ट की वजह से जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो बीच में ही बनता है और बीच में ही खत्म हो जाता है, तो वो रिएक्शन के एंड में नजर नहीं आते। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में आप देख सकते हैं बॉर्न हेबर प्रोसेस में N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, क्या यूज में लिया जाता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और क्या हो सकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को एक हायर एनर्जी पाथ से कंप्लीट करवाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की कम करने की कहाँ जरूरत पड़ जाती है, बहुत फास्ट रिएक्शंस हो जाए, या कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें अगर तेजी से रिएक्शन होगी तो डिग्रेडेशन होगा। हम चाहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन स्लो हो जाए, या फूड जो हमने पैक किया है किसी कंटेनर में उसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो उस केस में क्या यूज में लेते हैं हम लोग, नेगेटिव कैटलिस्ट। इनके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होते हैं प्रोमोटर्स, ये और नए आ गए, पॉजिटिव कैटलिस्ट तो थे ही, प्रोमोटर और नए आ गए। प्रोमोटर क्या करते हैं, वो खुद तो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो जो सब्सटेंसेस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोमोटर्स। जैसे आपने कई बार एफी के साथ मोलिब्डेनम लिखा हुआ देखा हुआ, तो मोलिब्डेनम काम करता है एज ए प्रोमोटर, है ना। और एक होते हैं इनहिबिटर्स, है ना, सॉरी, या कैटालाइटिक पॉइजन्स कहा जाता है, पॉइजन। इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब एक ही है, ध्यान रखना। इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब एक ही है। प्रोमोटर अलग है, पॉजिटिव कैटलिस्ट अलग है, पॉइजन अलग है, नेगेटिव कैटलिस्ट अलग है। पॉइजन क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं, कौन, पॉइजन। जैसे आयरन के साथ में मोलिब्डेनम ले लिया था, तो मोलिब्डेनम क्या बन रहा था, प्रोमोटर। और अगर इसी की जगह पर सीओ ले लिया जाए तो वो क्या करता है, इनहिबिटर का, सॉरी, पॉइजन का काम करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। सिर्फ डेफिनेशन से याद रखनी है अपने को। और इसमें एक और चीज होती है, दैट इज ऑटो कैटेलाइसिस। ऑटो कैटेलाइसिस क्या होता है, जब रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करने लगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटेलाइसिस। बाहर से कोई जरूरत नहीं है। जैसे कौन सी रिएक्शन है, CH3 COO C2H5 plus H2O gives CH3 COOH plus C2H5OH। अब यहां कौन, CH3COOH, CH3COOH या C2H5OH, CH3COOH किसकी तरह काम करता है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट है तो बताओ T इक्वल टू 0 पर ये प्रेजेंट है क्या, T इज इक्वल टू 0 पर ये है क्या, नहीं है। तो रिएक्शन की रेट क्या है, बहुत स्लो। बहुत स्लोली क्या बनेगा, थोड़ा सा CH3COOH बनेगा। थोड़ा सा CH3COOH आ गया तो बताओ रिएक्शन में कैटलिस्ट आ गया क्या, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। रेट को बढ़ाएगा तो बहुत सारा CH3COOH बनेगा। ज्यादा CH3COOH बनेगा तो बताओ कैटलिस्ट और बढ़ गया क्या, और ज्यादा कैटेलाइसिस होगा। तो ऐसी रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट आता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट मतलब तेजी से बढ़ना। शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि T इज इक्वल टू 0 पर तो ये है ही नहीं। फिर थोड़ा सा बनेगा स्लोली, फिर जैसे ही बना और तेजी से कैटेलाइज करेगा, ज्यादा अमाउंट होगा, और ज्यादा अमाउंट होगा तो और ज्यादा कैटेलाइसिस होगा, इसीलिए तेजी से रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। और इसके अलावा होता है एक इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस सुना है क्या, अच्छा ये बताओ, इनऑर्गेनिक ढंग से पढ़ी है क्या, पढ़ाई की बातें मत करो और सारी बातें कर लो। हाँ, पढ़ाई में नहीं, सो जाओ बेटा, एक दिन सो, जितना मन करे ना उतना सो लो। अगर कुछ मिल जाता है मुझे भी आके बताना कि सर मैं 4 घंटे 4 दिन सोई थी और 15 दिन में सो गई थी, पूरी इच्छा से मैंने सोया है और मुझे इतना सब कुछ मिल गया, बता देना मेरे को आके। जो सोते हैं ना वो खोते हैं बेटा, है ना। पढ़ाई जो है, स्टडी इज ओनली रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन है जिसकी पूजा करोगे ना तो सब चीजें मिलेंगी आपको। पैसा मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी, और कोई डिमांड नहीं कर रहा आपसे, कुछ भी डिमांड कर रहा है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। कितने ही बड़े सिकंदर हो जाओ बेटा, कितने ही बड़े खिलाड़ी हो जाओ, दिमाग वाले हो जाओ, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं होगा, ये मान लेना। और अगर मिल गया है वो गलती से मिला है, ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। तो
नींद आ रही है ना बेटा, तो सो के देख लो एक बार कि मैं 2 दिन का लीव लेती हूँ और मेरा जितना मन करेगा मैं उतना सोऊंगी, लेकिन बेटा नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी नींद। आप 2 घंटे सो लोगे और 2 घंटे बाद आपको इसी चक्कर में नींद नहीं आएगी कि मेरी 2 दिन की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना। तो थोड़ी बहुत चिंता जरूरी है ना, उसके बिना कुछ नहीं होगा बेटा। बिना चिंता के आप मस्त रहेंगे, बिल्कुल चल रहा है चलने दो, कम आ रहे हैं नंबर आने दो। कितने आए मार्क्स आपकी बार केमिस्ट्री में? -5। कोई बात नहीं, टैलेंट चाहिए नेगेटिव में लाने के लिए बेटा। ऐसे हाथ कांपते हैं गलत करने में, जानबूझकर गलत करने में, है ना। तो नेगेटिव में हर कोई नंबर नहीं ला सकता, तो कोशिश ये करें पढ़ाई करा करें बेटा। नींद वींद का तो क्या है बेटा, फिर बाद में यही काम बचेगा, काम धाम रहेगा नहीं, कोई घर पे पड़े रहोगे। सुबह खाना खाया, काम वाम निपटाया घर का सारा, फिर दिन भर सोना ही सोना है। कॉलेज भेजेंगे तो भेजेंगे घर वाले, ना कह देंगे अरे बीएससी चल रही है, क्या जरूरी है रोजाना जाना? सोच लो, मतलब ये कड़वा सच है बेटा। मतलब जनरली ऐसी बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन करता हूँ तो बहुत बुरी लगती है, क्योंकि ये अदर साइड है। अदर साइड मतलब मैंने बाकी बैचेस में बताया, इनिंग वालों में तुमको बताया हुआ डिनायल। डिनायल की बात की थी हमने। डिनायल क्या होता है बेटा? ऐसी चीजें जो होने वाली हैं, सच है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब शाश्वत सत्य है, ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हम डरते हैं उनके बारे में सोचने से। और जैसे ही हमारा दिमाग उधर जाने लगता है, मतलब जैसे ही हम उधर सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग कहता है नहीं नहीं, सोचना ही नहीं है इस बारे में, और हम मस्त हो जाते हैं, है ना। जैसे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ मैंने बताया थे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है ना, वो इतनी तेजी से हो रही है। पहले 100 साल में लोग दुगने होते थे, फिर 50 साल में, फिर 10 साल में, आजकल 8-9 साल में लोग दुगने हो रहे हैं। रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्री ये नहीं सोच रहा है क्या होने वाला है, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, इतना लोड कैसे उठाएं, कोई नहीं सोचता। ध्यान जाता है और कि नहीं सब हो जाएगा, देख लेंगे कैसे होगा, है ना। चलते चलते रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। और कई बार देखे होंगे वीडियोस वगैरह में, ऐसा होता है कि कहीं से अचानक से कुछ गिर गया है, कहीं से बैठ के पढ़ रहे हैं कमरे में, तो पंखा नहीं गिर जाए सर पे? नहीं सोचते ना, अरे ऐसा अपने साथ थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता, सब सही से चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला। तो डिनायल है, सोचता नहीं है दिमाग इस बारे में। वैसे ही हमारा दिमाग भी नहीं सोचता कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या है हमारे पास। ऐसे कहते हैं ना, वो आसमान में से हाथ छूटना, अब कहाँ जाके गिरेंगे, कहाँ जाके गिरेंगे? किसी घर के पास वाले 4 दुकानों के ऊपर बने हुए किसी कॉलेज में बीएससी करेंगे, या जबरदस्ती नर्सिंग करनी पड़ेगी अपने को, या दूसरे ऑल्टरनेट कोर्सेज ढूंढेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के, या किसी और तरह के कोर्सेज, वेटरनरी, डेंटल, या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा कुछ सब्जेक्ट चेंज कर लो, साइंस तो बस की बात नहीं है तुम्हारे। ये है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, हम सोचते नहीं इस बारे में, और ये एग्जिस्ट करती है। उस दीवार की उस तरफ क्या है, सिर्फ सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका उधर वाला डर देख लोगे ना, तो पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। उधर वाला डर भी देख लो, उसके बाद क्या है। या फिर हम लोग कन्विंस करते रहेंगे, झूठे प्रोमिस करेंगे घर वालों से, बस एक बार, अब की बार मेहनत कर लेंगे, और फिर वही महीने भर बाद मस्त हो जाएंगे, है ना। तो ये जो अभी जोश है हमारे अंदर, 1-1.5 महीना हुआ है तैयारी शुरू करते हुए, उसको चलने दो, कंटिन्यू रखो। और नींद आ रही है बेटा, तो मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे नींद आ रही है, मतलब, है ना। मतलब मैं नहीं जानता कि तुम लोग कैसे सो पाते हो। ऑब्वियसली हमारी चीजों को सोचने का दायरा जो है वो बहुत कम होता है। पढ़ते टाइम कैसे सो पाते हो? ऑब्वियसली ना, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पढ़ते टाइम कैसे नींद आ रही है? मतलब आप थोड़ा सा सोचें कि भाई मैं अपना करियर फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो चीजें मुझे पढ़ाई करके मिल सकती हैं, कोई दुनिया में कोई तरीका नहीं है जो इतनी आसानी से आपको चीजें ग्रांट कर दे, है ना। तो जब पढ़ के मिल सकती है चीजें, तो मुझे शेप करना है अपना फ्यूचर। और अपन खुद का फ्यूचर नहीं सेव कर रहे हैं बेटा, काफी सारे लोगों को हम लोग ग्रो कर देंगे अगर हम लोगों ने पढ़ाई कर ली तो। काफी सारे लोगों का फ्यूचर बदल देंगे हम लोग, जो अपने से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए होंगे, है ना। तो इसलिए पढ़ाई तो करनी ही है। अब वो कैसे भी करें, परेशान होके करें, खुश होके करें, दुखी होके करना है, कैसे भी करना है, पढ़ाई करनी है। बाकी तो चीजें चलती रहती हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा आलस आ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पर पढ़ाई करनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ उसी काम के लिए भेजा गया है ना। और एटलीस्ट मेहनत करना तो सीखेंगे। मेहनत करना सीख गए ना, तो बेटा सिलेक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं होगा। हमें पता है कि अब हम मेहनत करना सीख चुके हैं, इसमें नहीं तो किसी और फील्ड में एकदम चमका देंगे,
है ना, तो इसलिए पढ़ाई करें, और अब सोने की बात नहीं करना भी, फिर नींद उड़ा दूंगा मैं, और भी बातें हैं मेरे पास, और बिल्कुल अब फिर तो आंसू ही निकलेंगे, फिर ध्यान रखना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, इनऑर्गेनिक पढ़ी है क्या? है ना, इनऑर्गेनिक में बेटा एक एलिंगम डायग्राम होता है। एलिंगम डायग्राम में हम क्या करते हैं, कोई दो रिएक्शंस ऐसी चूज करते हैं जिनमें एक का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव और एक का डेल्टा जी पॉजिटिव, और उन दोनों को मिलाने से ओवरऑल डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव, और वो दोनों रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिमिलर इंड्यूस्ड कैटालिसिस में होता है। जैसे HgCl2 जो है, इसकी रिएक्शन अगर हम बात करें H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ, बहुत स्लो रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड की और KMnO4 की रिएक्शन की बात करें, तो ये एक फास्ट रिएक्शन है। और अगर इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी फास्ट रेट से, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। किसी एक की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने से उस रिएक्शन के साथ किसी स्लो रिएक्शन को करवाया जाता है, तो दोनों रिएक्शंस फास्टर रेट से कंप्लीट हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ऐसा ही एग्जांपल दिया हुआ है किसका, Na2SO3 की रिएक्शन जो है, सॉरी सोडियम आर्सेनाइड जो है, इसकी रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ में बहुत स्लो है। तो किसकी रिएक्शन फास्ट है, Na2SO3 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ फास्ट है। तीनों को आपस में मिला दिया जाता है और दोनों रिएक्शंस फास्टर रेट से कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इसके अलावा क्या दिया हुआ अपने को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, बताओ, इनमें ऐसे ऐसे पॉइंट होंगे बेटा जो कहीं ना कहीं अब तक हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर ही लिए होंगे। पहला पॉइंट पढ़ो, कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन बट कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट। तो जितना अमाउंट हमने कैटलिस्ट का लिया है उतना एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि ना तो वो किसी प्रोडक्ट में फालतू जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपने सॉलिड लिया था, मान लो लिक्विड में बदल गया, या पाउडर्ड फॉर्म में लिया था सॉलिड फॉर्म में बदल गया, ऐसा पॉसिबल है, बट उसका कंपोजिशन नहीं बदलेगा, उसका अमाउंट नहीं बदलेगा। और only a very small amount of catalyst is sufficient to catalyze a reaction। ये अभी आगे अपन जब समझेंगे कैटालाइसिस की थ्योरीज तो समझ में आएगा, है ना। A catalyst does not initiate the reaction। बताओ, समझाएगा कोई इसको? A catalyst do not initiate the reaction। केवल कैटलिस्ट केवल स्टेट डिपेंडेंट फैक्टर्स में चेंज, सॉरी पाथ डिपेंडेंट चीजों में चेंज कर सकता है, स्टेट फंक्शंस में चेंज नहीं कर सकता। डेल्टा जी इज व्हाट, डेल्टा जी इज व्हाट, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। तो कैटलिस्ट क्या डेल्टा जी डेल्टा एस डेल्टा एच में चेंज ला सकता है? नहीं ला सकता। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या कैटलिस्ट मिलाने से डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा क्या? नहीं। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कैटलिस्ट मिलाने से वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता है। और क्या दिया है, when a catalyst is solid it is usually more efficient when it is used in finely divided form। बताओ, पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ने लगेगा क्या? सरफेस एरिया बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा, कैटालाइसिस बहुत ज्यादा होगा, और तेजी से रिएक्शन का कैटालाइसिस होने लगेगा। और जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरली, जनरली, बट इट कैन चेंज। अच्छा, ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ी है बेसिक लेवल की? हाँ, तुम पूछो पहले। उसमें ऐसा मुझे नहीं पता बेटा क्या है इसमें। ये CH3COOH इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। CH3COOH मिलता है तो ये CH3COO2H5 से कंबाइन करके कुछ इंटरमीडिएट बनाता है, और वो इंटरमीडिएट वापस से क्या बना देता है, C2H5OH। तो किसी तरह का कैटालाइटिक एक्शन यहाँ पर होता है। अब कैटलिस्ट की तरह कैसे काम कर रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? जनरली, हाँ, ऑर्गेनिक में बेटा आपने प्रिपरेशन पढ़ी होगी इथेन की, और हम सॉरी एल्केन एल्काइन
उनमें कार्बन और हाइड्रोजन काम में लिया, लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग लेने पर कई बार क्या बन जाता है, एल्केन, कई बार एल्कीन, कई बार एल्काइन। तो बताओ अलग अलग कैटलिस्ट लेने पर सेम रिएक्टेंट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अलग अलग। तो इट कैन चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट जनरली ऐसा नहीं होता, बट चेंज कर सकता है। तो जो मैंने एग्जांपल बताया वो कौन सा बताया है, जिनमें चेंज हो सकता है। समझ गए? अगला, a catalyst does not change the equilibrium state of a reversible reaction but helps to decrease the time to achieve the equilibrium state और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बताओ कोई भी बात इसमें ऐसी है जो नहीं समझ में आई उस पॉइंट में? समझ लिया अपन ने, है ना? कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक है भाई। अगर एल्कीन बनाना है तो अलग कैटलिस्ट काम में लेना पड़ेगा, एल्कीन बनाना है तो अलग, एल्काइन बनाना है तो अलग। और बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनमें भी पर्टिकुलर हर एक रिएक्शन के लिए यूज में आने वाला कैटलिस्ट अलग अलग है। एक कैटलिस्ट एक ही टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता, है ना? और क्या है, कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बोलो, बदल सकता है, क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज ला सकता है तो रेट कांस्टेंट को बदल सकता है। K इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट, तो इसको चेंज कर सकता है। लेकिन क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। और क्या है, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो कैटलाइज कर पाएगा। और क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस में चेंज नहीं ला सकता, केवल पाथ फंक्शंस में चेंज लाएगा। बेटा इसमें जो भी बचा हुआ पार्ट है ना, ये पढ़ के आएंगे और इनके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लाएंगे। अगली क्लास में क्वेश्चंस भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, और थोड़ा बहुत मोल भी पढ़ लेंगे हम लोग, है ना? मोल कॉन्सेप्ट, है ना? ओके बेटा, थैंक यू।